हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स का तेज में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 आपका है मानव विकास, अर्थात हम यहाँ समझेंगे मानव विकास क्या है, मानव विकास के क्या स्तंभ होते हैं, मानव विकास के क्या मतलब उसके उपागम है, मानव विकास का मतलब एक तरह से क्या है मानव विकास को कैसे मापा जाता है, प्रत्येक देश में मापने की क्या क्या प्रक्रिया है, ठीक है ना, उसके विषय में बात करेंगे। तो हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहले आपका चैप्टर मानव विकास को समझेंगे कि मानव विकास आखिर होता क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ समझेंगे मानव विकास आखिर क्या होता है। एक मिनट, तो वहाँ देखिए कर मानव विकास आपको समझना है, मतलब एक तरह से जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों का, ठीक है ना, विकास के संदर्भ में मतलब उनकी आर्थिक स्थिति का ऊंचा होना ही मानव विकास कहलाता है। सिंपल सी अगर परिभाषा में बात करें तो यहाँ हम परिभाषा दिए हुए हैं। मानव विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के साथ साथ क्या करें, मानव विकास की वह प्रक्रिया जिसमें लोगों के विकल्पों में वृद्धि। अब विकल्प का क्या मतलब हुआ, तो उसके आसपास जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों तक उनकी पहुंच हो, ठीक है ना, वो मतलब स्वेच्छा से किसी भी संसाधन का उपयोग कर सकें, करने के साथ साथ उनके जीवन यापन को सुधारा जा सकता है। इसे ही कहते हैं मानव विकास। और इस मानव विकास के का प्रतिपादन पाकिस्तान के एक शास्त्री होते हैं, उनका नाम होता है महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछता है मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी, तो आपको यहाँ बताना होगा मानव विकास की अवधारणा पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। डॉक्टर महबूब उल हक ये पूछता है किस देश के अर्थशास्त्री थे, इनका किस देश के साथ संबंध है, तो पाकिस्तान से संबंध है, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास का क्या मतलब परिभाषाएं हैं, क्या उनका संबंध है। कह रहे डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने से है, अर्थात ताकि उनके जीवन में सुधार लाया जा सके, ताकि वे अपना स्वास्थ्य जीवन व्यतीत कर सकें, ठीक है ना। महबूब उल हक के अनुसार उनकी यह परिभाषा है कि मानव विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आफ्टर 12th एग्जाम कि मानव विकास के संदर्भ में लोगों के विकल्पों में वृद्धि, यह कथन किसका है, तो डॉक्टर महबूब उल हक का है, ठीक है ना। कर है 2 नंबर प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार, ये भी एक विद्वान होते हैं, उनके अनुसार मानव विकास की क्या परिभाषा है। ये कहते हैं मतलब ना, इनका कहना है कि संसाधन तक मनुष्य की जो आधारभूत संरचनाएं हैं, जो आधारभूत संसाधन है वहाँ तक मनुष्य का मतलब पहुँच हो। कह रहे प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार मानव विकास की परिभाषा क्या होती है, तो मानव विकास का मुख्य उद्देश्य लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि करना है, ना कि कमी करना है। अर्थात इनके अनुसार प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके आधारभूत संसाधनों तक उसकी पहुंच हो, इन्होंने ऐसा बताया है, ठीक है ना। मतलब इन्होंने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसकी जो आधारभूत संसाधन है, जैसे रहन सहन, खाना पीना, जो भी संसाधन है उनका जो उसकी आधारभूत है वहाँ तक उनका पहुँच हो। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि मनुष्य को उसकी स्वतंत्रता में वृद्धि करना है, केवल इसके यही परिणाम है जिससे उसका स्वास्थ्य एवं आवश्यक सुविधाओं से वह मनुष्य परिपूर्ण हो सके, ऐसा कहा गया है। अमर्त्य सेन के अनुसार ऐसा कहा गया है कि मानव विकास का मुख्य उद्देश्य लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि करना है। अब जब एक मनुष्य स्वतंत्र होगा तो वह आधारभूत संसाधन तक उसकी पहुंच हो जाएगी, ऐसा सिंपल सी भाषा आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछता है, यहाँ देखते हैं वृद्धि से आप क्या समझते हैं। हमने अभी समझा विकास, अब यहाँ अलग अलग पढ़ेंगे वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो आपको अगर वृद्धि दिख रही है, जैसे अभी आप 101 रुपया आपके पास है, कल हो गया 105 रुपया, कितने की वृद्धि हुई, यह दर्शाता है वृद्धि, ठीक है ना। कह वृद्धि का अभिप्राय है मात्रात्मक परिवर्तन से, केवल क्वांटिटी, केवल मात्रा के परिवर्तन से है। 200 का 400 हो जाना, 400 का 600 हो जाना, ठीक है ना, या 200 का 100 हो जाना, ठीक है ना, 4 का 3 हो जाना और 3 का 4 हो जाना, यही कहलाता है मात्रात्मक परिवर्तन, जो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। जैसे किसी देश अथवा राष्ट्र की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो हमने बताया था पॉपुलेशन वाली तब चैप्टर में कि कभी कभी किसी देश की जनसंख्या लगातार बढ़ जाती है, कभी कभी घट जाती है, अर्थात सही मायने में कहा जाए तो वृद्धि में भी यही होता है। कभी कभी वृद्धि धनात्मक भी होती है और कभी कभी ऋणात्मक भी हो सकती है। और सिंपल सी बात में आपको ये समझना है कि वृद्धि का अभिप्राय मात्रात्मक परिवर्तन से है, ठीक है ना। मात्रात्मक परिवर्तन से वृद्धि का अभिप्राय है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे करें विकास से आप क्या समझते हैं। विकास
आपने समझा वृद्धि, वृद्धि क्या होती है? तो वृद्धि केवल एक मात्रात्मक परिवर्तन होती है, क्वांटिटी दर्शाती है। हो सकता है वो जनसंख्या में हो, जनसंख्या घनत्व में हो, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के लिंगानुपात में हो, ठीक है ना। कैसे घट रही है, कैसे बढ़ रही है, उसको दर्शाना है। करें विकास का अभिप्राय क्या होता है? तो आपको समझना है केवल एक ही माध्यम से, विकास का अभिप्राय गुणात्मक परिवर्तन से है, अर्थात उनके मतलब, और सीधी बात है यह हमेशा धनात्मक होता है। जैसे जब एक, आप अभी बताएं हमने कि जब वृद्धि हो रही हो तब विकास का होना स्वाभाविक है, तय होता है। मतलब ये नहीं कि और यहाँ तक, जहाँ तक ये भी संभव नहीं है कि अगर वृद्धि हो रही हो तो विकास का होना स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है। किसी किसी देश में वृद्धि होती है लेकिन वहाँ की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति तब भी दयनीय होती है जब उस देश की वृद्धि हो गई हो, अर्थात यह कहीं ना कहीं कहना गलत है, ठीक है ना, कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वर्तमान की दशा में वृद्धि न हो, अर्थात विकास तभी संभव है जब वृद्धि का होना तय है। यह कहीं ना कहीं तक सही है, लेकिन कहीं ना कहीं तक यह गलत भी है। लेकिन क्योंकि अगर लगातार वृद्धि हो रही हो और वहाँ की जनसंख्या में लगातार वृद्धि भी हो रही हो, लेकिन रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियाँ, साथ ही दूरियाँ बढ़ती जा रही हो, तो तब तो ये विकास नहीं कहलाया ना, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। तो इसे ही कहते हैं कि, तो हमने यहाँ पे ऋणात्मक शब्द को निकाल दिया है। तो मतलब कहीं ना कहीं कि विकास का अभिप्राय केवल गुणात्मक परिवर्तन से है। मतलब यह कहना है कि वृद्धि के साथ साथ समाज में रहने वाले लोगों के बीच उनके आर्थिक रहन सहन, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियाँ ये साथ में बढ़ रही हों, घट नहीं रही हों। इसलिए हमने बताया कि विकास का अभिप्राय गुणात्मक परिवर्तन से है, न कि ऋणात्मक परिवर्तन से है, ठीक है। करें, लेकिन वृद्धि का होना तभी तय है जब वृद्धि के साथ साथ विकास की अवधारणा भी प्रगति पर लो। हमने अभी बता भी दिया, हमको लगा कि हम यहाँ पे कंबाइन नहीं किए हुए हैं, सही तो बोला कि वृद्धि का होना तभी तय है जब वृद्धि के साथ साथ विकास की अवधारणा भी प्रगति पर हो। ऐसा नहीं कि केवल वृद्धि हो रही हो और विकास नाम मात्र की हो, जनसंख्या बढ़ रही हो लेकिन सामाजिक एवं आर्थिक एवं छुआछूत की स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा समाज में फैली हुई हो, ऐसा नहीं है। वो सारी चीज़ें भी विकास में परिवर्तित हो गई हों, विकास की अवधारणा को प्रतिपादित करने में सहायक होती हों, वो आगे चल रही हों वृद्धि के साथ साथ, वो तो ही बोलते हैं विकास, ठीक है ना। विकास और वृद्धि, तो यह परिभाषा थी विकास की, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है कि मानव विकास के 4 स्तंभ को परिभाषित कीजिए कि मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के स्तंभ कौन कौन हैं, आखिर कैसे मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। तो पहला स्तंभ है समता, इक्विटी। इक्विटी हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा हुआ था, 11th का चैप्टर 1 हमने नहीं पढ़ाया हुआ है, शुरू करेंगे जल्दी। उसमें पढ़ना इक्विटी, मतलब सभी लोगों को समान अवसर, मतलब संसाधन के उपयोग में भेदभाव, ऊंच नीच की भावना आदि का न होना, मतलब समान अवसर की समता प्राप्त हो, ठीक है ना। करें इक्विटी, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन हैं। तो मानव विकास के 4 स्तंभ निम्नलिखित हैं। पहला है समता। इसके अनुसार समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव, ऊंच नीच, लिंग आदि के आधार पर बिना अवसर की समता प्राप्त हो, मतलब इनके बिना ही अवसर की समता प्राप्त हो, उनके बीच भेदभाव न हो, अर्थात इसके माध्यम से लोगों के बीच समान पहुंच स्थापित करना है। कहाँ तक? संसाधन तक व्यक्तियों को बिना भेदभाव के ही संसाधन तक उनको पहुंच स्थापित कराना है, यही उद्देश्य है मानव विकास का। दूसरा है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता, था नहीं, ये ता है, सतत पोषण, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है ना। सतत पोषणीयता का अर्थ है, आप 11th के चैप्टर 1 में पढ़े हुए हैं, संसाधन क्यों और कैसे। वहाँ आपने देखा कि सतत पोषणीयता क्या है। तो आपको सिंपल सी बात समझना है, अगर आज हम इस फ़ोन का यूज कर रहे हैं तो इस फ़ोन का ऐसा यूज करें ना कि आने वाली पीढ़ी भी इससे वंचित ना हो, कहीं ना कहीं। इसे ही बोलते हैं सतत पोषणीयता। मतलब मानव विकास के संदर्भ में वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों का ऐसे उपयोग करना जिससे आने वाली पीढ़ियां भी इस संसाधन से वंचित न हो, अर्थात भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संसाधन का उपयोग करना जिससे वह पीढ़ी इस संसाधन से वंचित ना हो, इसे बोलते हैं सतत पोषणीयता। मतलब सिंपल सी बात है, सतत पोषणीयता का अर्थ क्या है। तो वर्तमान में जितने भी संसाधन है उस संसाधन का ऐसे उपयोग करें कि भावी पीढ़ी को देखते हुए वह आने वाली पीढ़ी भी उस संसाधन से वंचित न हो। जैसे हम आज उपयोग कर रहे हैं वैसे ही वो भी उपयोग में उस संसाधन को लाए, ठीक है ना। तीसरा है उत्पादकता। मतलब
उत्पादकता देखते हैं, कह रहा है इसके माध्यम से मानव श्रम को अधिक बढ़ावा देना है, ठीक है ना, मानव श्रम को अधिक बढ़ावा देना है तथा मानव श्रम को अधिक कुशल और तकनीकी क्षमता से युक्त बनाया जाए। क्योंकि आप जानते हैं, यहाँ हमने लिख भी दिया है, ताकि एक व्यक्ति कम से कम समय में अधिक कार्य कर सके और अपने विकास की अवधारणा को प्रतिपादित कर सके। उत्पादकता का मतलब हुआ कि इसके माध्यम से श्रम को इतना अधिक बढ़ावा दिया जाए ना, इतना अधिक बढ़ावा दिया जाए, साथ ही एक व्यक्ति को इतना कुशल और तकनीकी क्षमता से युक्त कर दिया जाए कि वह व्यक्ति अपने समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बीच विकास की अवधारणा को क्या कर सके, प्रतिपादित कर सके, अर्थात कहीं ना कहीं वो एक समय में अधिक से अधिक वस्तुएं बना सके और उसका क्रियान्वयन कर सके, ठीक है ना। चौथा है सशक्तिकरण। इसके माध्यम से क्या होता है, तो इसके माध्यम से मनुष्य को सक्षम बनाना है, मतलब बेरोजगार नहीं, सक्षम बना देना है, अर्थात सभी मनुष्य को क्या करना है, अपने विकल्प चुनने की आज़ादी हो। एक मनुष्य को इतना ना सक्षम आदमी बना दिया जाए मानव विकास के अंतर्गत कि वह विकल्प चुनने की आज़ादी हो उसके पास, साथ ही समाज में रहने वाले लोगों के बीच पिछड़े हुए लोगों के लिए सामाजिक व आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त कराया जा सके। यही होता है, ठीक है ना, सशक्तिकरण। ये हमने पढ़ा था मानव विकास के 4 स्तंभ। हम यहाँ बात करेंगे मानव विकास के उपागम। आखिर मानव विकास की मतलब समस्याएं जो हम देखते हैं उनकी कितनी उपागम है, तो यहाँ उपागम की बात करेंगे। तो मानव विकास की समस्या को देखने के लिए यहाँ 4 उपागम बताए गए हैं। आप 2 या 3 आप याद करिएगा, पढ़िएगा। पहला बात है आय। जब आप वैसे भी आप जानते हैं मानव विकास का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सूचक क्या माना जाता है, आय। अगर आपके पास आय का स्रोत, तो अगर आप पैसे कमा रहे, जैसे हमने कोचिंग खोला, हम भी पैसे कमाते हैं, तो आपके पास अगर पैसे हो तो आपके पास विकास का होना स्वाभाविक है। मतलब कहीं ना कहीं आय का होना, आय मतलब राष्ट्रीय आय की वृद्धि हो तभी हो रही होती है जब वह देश विकास कर रहा हो। सिंपल सी बात है। तो आय को मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही हो, राष्ट्रीय आय, तो इसका अर्थ है कि वह देश विकास कर रहा है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय को ही मानव विकास का सूचक माना जाता है। ऐसा मानना है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि तभी संभव है जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो। मतलब एक व्यक्ति एक दिन में कितने पैसे कमा सकता है, अगर उस पैसे को वो सही उपयोग में ला सके तो वो मानव विकास की अवधारणा को प्रतिपादित कर सकता है, ठीक है ना कहीं कर सकता है, बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पे आय को सबसे बड़ा उपागम माना गया है। मानव विकास का सबसे बड़ा उपागम किसको माना गया है, तो आय को माना गया है। मतलब कहीं ना कहीं एक समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बीच अगर उनका आमदनी अगर एक अच्छी खासी हो, तो कहीं ना कहीं वह समाज अपने विकास के स्तर पर मतलब कार्यशील होता है, चलता रहता है, यह कहना है इसका। दूसरा है कल्याण उपागम। इसमें देखना है कि यदि समाज में रहने वाले व्यक्तियों का आर्थिक कल्याण एवं जीवन स्तर ऊंचा हो तो वह विकास का सूचक माना जाता है। मतलब एक समाज में रहने वाले व्यक्तियों का कल्याण हो, ठीक है ना, कल्याण के साथ साथ कर रहा है जीवन स्तर अगर ऊंचा हो तो वह विकास का सूचक माना जाता है, क्योंकि रहन सहन का स्तर प्रति व्यक्ति आय के उच्च स्तर से ही प्राप्त होता है। बात तो सही है, अगर आपके पास प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो तो आपके रहन सहन एवं खाने पीने की चीज़ों में भी परिवर्तन दिखाई देता है। कहीं ना कहीं विकास की अवधारणा को आप सही दिशा में ले जा रहे होते हैं। तीसरा है आधारभूत उपागम। आधारभूत उपागम में आपको देखना है मानव विकास के लिए मनुष्य को उसकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। जहां इन मात्रकों की कमी हुई है वहां मानव विकास निम्न स्तर पर देखा गया है। बात सही है। मतलब आधारभूत उपागम एक मनुष्य के जीवन में उसकी आधारभूत आवश्यकताएं वस्तुएं कौन कौन सी है वहाँ तक उसकी पहुँच होनी चाहिए, ठीक है ना। चौथा है क्षमता उपागम। तो आपको यहाँ देख लेते हैं, एक प्रोफेसर होते हैं अमर्त्य सेन के अनुसार मानवीय क्षमता में वृद्धि, अगर एक मानव की क्षमता में वृद्धि होती है तो वही उसकी विकास की कुंजी है। आपको यहाँ समझना है। मतलब एक मनुष्य की अगर क्षमता में, ठीक है ना, अगर वृद्धि होती है तो वही उसकी विकास की कुंजी होती है। उनके अनुसार मनुष्य को अधिक कुशल और तकनीकी क्षमता युक्त बनाकर विश्व में बढ़ रही जनसंख्या के भरण पोषण के लिए किया जा सकता है, क्योंकि एक कुशल व्यक्ति ही नए संसाधनों की खोज करता है। बात सही है। अगर एक निकम्मा व्यक्ति हो तब तो वो संसाधन की खोज नहीं करेगा, ठीक है ना, वो अपने आसपास जितने भी संसाधन है उसका वो विदोहन करेगा और उसको ऐसे उपयोग करेगा ना कि आने वाली भावी पीढ़ी भी उससे वंचित हो जाएगी। लेकिन अगर एक क्षमता युक्त अगर एक व्यक्ति हो, कुशल युक्त अगर एक व्यक्ति हो तो वह नए संसाधनों की खोज करता है, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं मानव विकास को कैसे मापा जाता है। अब यहाँ देख लेते हैं मानव विकास, और ये टॉपिक हमेशा 12th एग्जाम में पूछता है, याद ध्यान रखिएगा। मानव विकास को कैसे मापते हैं, तो मानव विकास को एक
इसको बोलते हैं HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा मापा जाता है। और इसकी रिपोर्ट UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको हिंदी बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है शिक्षा स्वास्थ्य संसाधन को देखते हुए। और इसका स्कोर 0 से 1 के बीच रखा जाता है। जिस देश का स्कोर 1 के जितना निकट होता है वह देश उतना ही विकास में माना जाता है, ये होता है। और इसका प्रतिपादन हम पढ़ लेते हैं। करें मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका आप निकालिए, इसका पहला वर्ड HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मापा जाता है, जिसका प्रतिपादन सर्वप्रथम 1990 में पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। मतलब मानव विकास को मापने की पैमाना आधारभूत संरचना का प्रतिपादन 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया, जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रूप में मापा जाता है। इसकी रिपोर्ट शिक्षा स्वास्थ्य संसाधनों की पहुंच आदि क्षेत्रों पर आधार पर तैयार किया जाता है, जिससे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे UNDP भी कहा जाता है, द्वारा जारी किया जाता है। मतलब मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, हमने अभी बताया HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो वो तैयार करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। और आपसे पूछता है UNDP का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। क्या कहता है कर है इस रिपोर्ट में प्रत्येक देश को 0 और 1 के बीच रखा जाता है। मतलब और ये दिखा जाता है कि जिस देश का स्कोर 1 के जितना मतलब 0.967, यह 1 के बहुत निकट है, वही बोल दे 0.234, तो यह कम है ना 1 से। तो जितना निकट होता है वह जितना निकट होता है उस देश का मानव विकास सूचकांक उतना अधिक होता है, ठीक है, समझ लेना है। अगर बात करें रैंक की, तो 2020 के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में 189 देशों की सूची में मानव विकास सूचकांक की सूची में भारत 131वें पायदान पर था, जबकि 2019 में 129वें पायदान पर था। ये क्वेश्चन पूछता है, या आप इसको याद कर लेना कि 2020 के मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट में 131वां स्थान था भारत का। इससे पिछले साल 129वां था, 129 स्थान पर था, मतलब 2 साल पीछे चला गया था। 2018 की बात करें तो 130वें स्थान पर था। और सबसे अधिक उच्च विकास वाला देश की बात करें तो वो है नॉर्वे, और सबसे कम है तो वो है नाइजर, ठीक है ना। यहाँ बात करेंगे, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट भी है। भूटान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, मतलब जो व्यक्ति अगर समाज में रहने वाले व्यक्ति अगर खुश हैं तो वो वहां का विकास माना जाता है। तो भूटान एक ऐसा देश है जो प्रसन्नता को, विकास की स्थिति का आकलन प्रसन्नता को देखकर मापता है। भूटान ही एकमात्र ऐसा देश है जो मानव विकास की स्थिति का आकलन प्रसन्नता, जो व्यक्ति जितना खुश है उसको देखकर मापता है, ठीक है ना। 2 नंबर पॉइंट है, गुण में धनात्मक परिवर्तन विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। जब वृद्धि हो रही हो तो वृद्धि के साथ साथ विकास की भी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि वृद्धि तभी संभव है जब विकास हो, विकास तभी संभव जब वृद्धि हो, ऐसा नहीं है। वृद्धि आप कहीं देखते हैं घर में पैसे कमाने वाले बहुत होते हैं और तब भी उनकी स्थिति ऐसी होती है कि कहने में भी शर्म आती है, ठीक है ना। तो ऐसा न हो, साथ में वृद्धि के साथ साथ विकास की भी अवधारणा प्रतिपादित हो, उसे बोलते हैं गुण में धनात्मक परिवर्तन, जो विकास का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। मानव विकास की अवधारणा महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था, यह आप पढ़ चुके हैं। सबसे उच्च विकास वाला देश कौन? नॉर्वे है, आप ये भी पढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपका चैप्टर समाप्त होता है। तो आपको हम फिर से समझा दे रहे हैं कि आप आज क्या क्या कंप्लीट किए हुए हैं। आज आपने देखा मानव विकास क्या है, ठीक है ना। मानव विकास क्या है, वृद्धि से आप क्या समझें, ठीक है ना। और मानव विकास की परिभाषा क्या है, ठीक है। मानव विकास की
परिभाषा क्या है, साथ ही मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं, यूएनडीपी क्या है, और 2020 के अनुसार 2020 के रिपोर्ट में एचडीआई में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई जिसको बोलते हैं मानव, एच से ह्यूमन, ह्यूमन मीन्स मानव, डी से डेवलपमेंट, विकास, ई से इंडेक्स मतलब सूचक, क्या रिपोर्ट है। इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक बार देखें, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ, आपको एक सूचना दे रहे हैं कि आपको आपका जो कल का क्लास होगा वो आपको हिस्ट्री का क्लास होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, आपको हिस्ट्री में क्लास दिया जाएगा और एक चैप्टर कम से कम कंप्लीट किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।